हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर कालीन व्यवस्था के बारे में। अभी तक हमने छोटे छोटे कई सारे शासकों के बारे में पढ़ा जो मौर्य काल के बाद जिनके राज्य हुए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उन्हीं शासकों के व्यवस्थाओं के बारे में जिसमें अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था एवं उनके कला एवं स्थापत्य आदि आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मौर्योत्तर कालीन राज व्यवस्था। राजा को देवपुत्र की उपाधि दी गई इस समय। ठीक है, सतकर्णी जो कि सातवाहन वंश से संबंधित थे, इन्हें राम, कृष्ण एवं भीम की संज्ञा दी गई। ठीक है, मनु ने राजपद को देवीय करार दिया। मनु ने राजपद को एक देवीय शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। ठीक है, कुषाण अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। जो कुषाण शासक जो थे वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रशासन देखते हैं। सातवाहनों ने मौर्य के आदर्श को अपनाया, या मौर्य प्रशासन की जो जितने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी सातवाहनों ने उन्हें ही अपना लिया। राजा की सहायता के लिए अमात्य होते थे जो उनके सहायक कहलाते थे। ठीक है, पुलुवामी और सतकर्णी, सातवाहन वंश के जो शासक पुलुवामी और सतकर्णी थे, इन्होंने महासेनापति नामक एक पद की नियुक्ति की। ठीक है, महासेनाधिपति नामक एक पद की नियुक्ति की इन्होंने। ठीक है, स्थानीय शासन सामंत के हाथों चला गया। सामंत ही स्थानीय शासन में सर्वोच्च हो गए। ठीक है, प्रांत जो कि विषय में बटा हुआ था, जो विषय है वो अमात्य के हाथों थे। ठीक है, अमात्य ही उनका सर्वोच्च प्रशासनिक व्यवस्था संभालते थे। अधिकारियों के बारे में देखते हैं। भंडागारिक जो होता था वो कोषाध्यक्ष होता था। वर्तमान के खजांची कहा जा सकता है, कोषाध्यक्ष होते थे। रज्जुक जो होता था राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। कर्मांतिक भवन निर्माण विभाग का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, जैसे अभी PWD वगैरह में जो शीर्षस्थ अधिकारी जो होता है वो कर्मांतिक हुआ करते थे उस समय। गौल मिल्क, जनजातीय क्षेत्रों में शासन के लिए एक नए पद की नियुक्ति की गई थी यहाँ पे, जिन्हें गौल मिल्क कहा जाता था। ठीक है, नगर शासन जो होते थे निगम सभाओं के द्वारा संचालित हुआ करते थे। अभी भी जैसे नगर निगम में एक सभा या एक परिषद होती है उनकी, उसी प्रकार पहले भी नगर शासन अगर करना है तो एक निगम की सभा हुआ करती थी। ठीक है, यवन शासकों ने सर्वप्रथम गवर्नर नियुक्त किया। चूंकि राष्ट्र प्रांत में बटे हुआ करते थे और प्रांतों में एक गवर्नर, जैसे अभी राज्यों में एक गवर्नर हुआ करते हैं, तो उस प्रकार यवन शासकों ने ये प्रथा शुरू की कि एक प्रांतों में एक गवर्नर नियुक्त किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण थी। मनु ने कहा कि जंगल साफ कर जिसने सबसे पहले कब्जा कर लिया वह खेत स्वामी कहलाएगा। ये मनु का कथन था। ठीक है, मौर्योत्तर काल में भूमिदान प्रथमतः या पहली बार भूमिदान की व्यवस्था यहाँ पे आई। यहीं पे सबसे पहले भूमि बिक्री का भी उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में ये व्यवस्था नहीं थी, ये मौर्यों के बाद में शुरू हुई भूमि बिक्री और भूमिदान। ठीक है, चरक संहिता में चावल की 15 किस्मों के बारे में वर्णन किया गया है। चावल वैसे भी अभी भी बहुत अलग अलग किस्म की हैं, तो ये चरक संहिता में चावलों के 15 किस्मों के बारे में वर्णन किया गया। इस समय सिंचाई व्यवस्था के बारे में देखते हैं। खारवेल जो कलिंग का शासक था, इसने कलिंग नहर का निर्माण करवाया। ठीक है, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ठीक है, गाथा सप्तशती में सर्वप्रथम रहट के उपयोग का वर्णन हमें प्राप्त होता है, अर्थात मौर्योत्तर काल में ही सर्वप्रथम रहट का प्रयोग किया गया। इससे पहले रहट का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, भूमि राजस्व, मनु ने भूमि राजस्व को 3 भागों में बांटा, जिन्हें भाग कहा जाता था। भूमि राजस्व जो होता था उसे भाग कहा जाता था। मनु ने इन्हें 3 भागों में बांटा। पहला भाग था 1/6। ठीक है, दूसरा भाग था 1/8 और तीसरा भाग था 1/12 भाग। तो ये भूमि राजस्व थी। ठीक है, उस समय की। शिल्प उद्योग देखते हैं, तो मिलिंद पन्नों में 60 प्रकार के शिल्पों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। करीमनगर जो अभी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ पे विभिन्न शिल्पी निवास करते थे। ठीक है, उस समय भी। आगे चलते हैं, लोहा से इस्पात बनाने की कला भारतीयों को ज्ञात थी। ठीक है, लोहा से इस्पात बनाया जाता था और उसका निर्यात भी किया जाता था। चरक संहिता और मनुस्मृति में पीतल को रीति कहा गया है। ठीक है, पीतल को रीति कहा गया है। उस समय लाल चित्रित मृदभांड थे। अभी जैसे हमें अगर खनन द्वारा वहाँ से अगर कुछ प्राप्त होता है तो वो लाल चित्रित मृदभांड है, जिन्हें हम देख के बता सकते हैं कि ये मौर्योत्तर कालीन है। ठीक है,
रेशम का व्यापार किया जाता था। रेशम प्रमुख रूप से चीन में हुआ करता था, परंतु चीन से भारत आयात करता था और भारत से रोम को रेशम का निर्यात किया जाता था। ठीक है। हीरा मुख्यतः कश्मीर, कौशल और विदर्भ वाले क्षेत्र में पाए जाते थे। ठीक है। अभी तो वैसे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ज़्यादा हीरा पाया जाता है, परंतु उस समय मौर्योत्तर कालीन में कश्मीर, कौशल और विदर्भ में पाया जाता था। सोना छोटा नागपुर और असम वाले क्षेत्र से निकाला जाता था उस समय। ठीक है। मौर्योत्तर काल में सोना जो है छोटा नागपुर और असम में पाया जाता था। मनका, उज्जैन मनका हेतु प्रसिद्ध था। मनका आप समझ सकते हैं, मोती, छोटे छोटे मोतियाँ होती है जैसे, तो उन्हें मनका कहा जाता है। ये उज्जैन मनका के लिए प्रसिद्ध थी। दक्षिण भारत मसाला और चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध थे, जो कि अभी भी प्रसिद्ध ही है इन चीज़ों के लिए। तो चंदन तो मुख्यतः दक्षिण भारत में ही होता था। व्यवसायी संगठनों की बात करते हैं। चूँकि कृषि अधिशेष बचने से धीरे धीरे व्यवसाय को बल मिला, यूँ व्यवसाय में भी थोड़े खतरा महसूस करने के बाद थोड़े संगठन बनने शुरू हुए। ठीक है। तो सबसे प्रमुख तो श्रेष्ठी हुआ करता था, जो कि वित्तीय व्यवस्थापक था। अगर व्यापार में कहीं भी वित्त की व्यवस्था पड़ती है या धन की जरूरत पड़ती है, तो श्रेष्ठी हुआ करता था उसके वित्त की व्यवस्था करने हेतु। श्रेणियाँ होती थी जो कि गिल्ड से मिलकर बनती थी। ठीक है। व्यापारियों का संगठन जो है गिल्ड कहलाता था और उससे मिलकर श्रेणियाँ बनती थी। निगम, व्यापारिक संघ हुआ करते थे। ठीक है। अभी भी कई व्यापारिक संघ होते हैं जिन्हें निगम कहा जाता है। पुग, व्यवसायी संरक्षक हुआ करता था। जैसे अगर वित्त की जरूरत पड़ती है या कहीं सुरक्षा की बात आती है, तो एक व्यवसायी संरक्षक हुआ करता था जिसे पुग कहते थे। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। ठीक है। बौद्ध जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणी है। आगे चलते हैं। व्यवसाय वाणिज्य के कारण। अब व्यापार बढ़ा, वाणिज्य बढ़े, तो इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे उस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कृषि अधिशेष बढ़ा, क्योंकि इस समय पहले क्या है, मौर्योत्तर काल के पहले शूद्रों को कृषि में योगदान नहीं दिया जाता था, परंतु मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, शूद्रों को भी कृषि में भाग दिया जाने लगा, जिससे कि अधिशेष बढ़ने लगा। कृषि उपज बढ़ने लगी, जिससे अधिशेष बढ़ने लगे। ठीक है। नए धर्म के उदय होने शुरू हुए, इससे व्यापार वाणिज्य में भी फायदा मिला। ठीक है। नए नए धर्म से नए नए चीज़ों की मांग बढ़ने लगी। इससे बढ़ती मांग नए धर्म या नए उपभोक्ता के आने से मांग बढ़ना शुरू हुआ। नए उपभोक्ता, कई सारे क्षेत्रों में हमारे चीज़ों की मांग बढ़ने लगी, तो नए उपभोक्ता बनने लगे। ठीक है। भारतीय वस्तुओं की मांग विदेशों में बढ़ने की वजह से नए उपभोक्ता हुए। बढ़ती मांग की वजह से ये व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा। व्यापारिक मार्ग के बारे में देखते हैं। प्रमुख व्यापारिक मार्ग हैं। वैशाली से लेके नेपाल तक के श्रावस्ती होते हुए, ये एक प्रमुख मार्ग था। और एक मार्ग था उत्तरापथ। ठीक है। उत्तरापथ था एक मार्ग। दक्षिणापथ एक मार्ग था। दक्षिणापथ में अवंती से अमरावती एक मार्ग हो गया। प्रतिष्ठान से नासिक एक मार्ग था और भृगु कक्ष से सोपारा। ठीक है। भृगु कक्ष वहाँ बंदरगाह हुआ करता था उस समय। आगे चलते हैं। प्रमुख बंदरगाह देखते हैं। तो प्रमुख बंदरगाह भारतीय अगर परिदृश्य में देखें तो पश्चिमी तट के जो प्रमुख बंदरगाह थे उनमें भृगु कक्ष, सोपारा और कल्याण था। पूर्वी तट पे बंदरगाह देखें तो ताम्रलिप्ति, जो कि अभी हल्दिया बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है, अरिकमेडु और पलूरो, ये प्रमुख बंदरगाह थे। अब हम निर्यात की वस्तुओं के बारे में चर्चा करते हैं। जो हम रोमन व्यापार जो करते थे उसमें निर्यात विलासिता की वस्तुओं का हम निर्यात करते थे। ठीक है। और वहाँ से आयात क्या करते थे, मदिरा, तांबा एवं औषधि। रोमन से व्यापार जो होता था वो भारत के पक्ष में था, वहाँ से बुलियन आते थे, स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है। मुद्रा के बारे में चर्चा करते हैं। कुषाण काल में अधिक ताम्र सिक्के हुए। सबसे अधिक अगर ताम्र सिक्के की बात किया जाए किस काल में ज़्यादा प्रचलन में थे, तो वो कुषाण काल में थे। और सातवाहनों के समय में सबसे अधिक सिक्के पाए गए। विभिन्न प्रकार के सिक्के सातवाहनों ने चलाए। ठीक है। कासा, रांगा, पोटीन के सिक्के चलाए इन्होंने। तो सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक सिक्के चलाए। आगे देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था, इस समय विदेशियों का आगमन शुरू हुआ। ठीक है। जिन्हें निम्न कोटि क्षत्रिय भी कहा जाता था। शूद्रों द्वारा कृषि में प्रवेश हुआ। यह कृषि में प्रवेश होने से धीरे धीरे उपज बढ़ने लगी। यह उपज बढ़ने के परिणाम स्वरूप ही अधिशेष में वृद्धि हुई, जिससे व्यापार में वृद्धि होने लगी। ठीक है। सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो सातवाहन वंश के शासक थे, इन्होंने वर्ण संकर को रोका, अर्थात एक जाति से दूसरे जाति के मिलन को इन्होंने रोका। ठीक है।
ब्राह्मण इस समय भी श्रेष्ठ थे, जो पहले से ही श्रेष्ठ होते आए थे। इन्हें प्राणदंड नहीं दिया जाता था, ठीक है। किसी भी प्रकार के अगर अपराध में इन्हें प्राणदंड नहीं दिया जाता था। आपातकाल के समय मनु द्वारा कार्य कुछ कुछ बताए गए कि आपातकाल में ब्राह्मण जो है आपातकाल के समय क्षत्रिय और वैश्य का कार्य कर सकता था। वैसे तो ब्राह्मणी के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं करते थे, परंतु आपातकाल में मनु द्वारा बताया गया कि वे क्षत्रिय और वैश्य का कार्य कर सकते थे। क्षत्रिय जो है आपातकाल के समय वैश्य का कार्य कर सकता था, परंतु यहाँ एक बात ध्यान दे सकते हैं कि क्षत्रिय जो है आपातकाल में भी ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता था, वो अपने से नीचे कोटि के कार्य ही कर सकते थे, ठीक है। मिलिंद पन्नों में बताया गया है कि शूद्र भी वैश्य की तरह कृषि, व्यवसाय, पशुपालन और कारीगरी का कार्य करते थे। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा शूद्रों का कृषि में भाग होने लगा या शूद्र कृषि में योगदान देने लगे, तो यहाँ पे भी मिलिंद पन्नों में भी इस चीज़ की जानकारी है कि शूद्र भी वैश्य की तरह जो है कृषि, व्यवसाय और पशुपालन और कारीगरी में कार्य करने लगे। जो विदेशी होते थे, जो विदेशों से आए हुए व्यक्ति होते थे, उन्हें निम्न स्तरीय क्षत्रिय का दर्जा दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, धर्म के बारे में बात करते हैं। इस समय मौर्योत्तरकालीन धर्म के बारे में बात करते हैं। तो जैन धर्म जो है इसका विस्तार धीमे धीमे हो रहा था, ठीक है। एक प्रमुख शासक हुआ खारवेल, चेदी वंश का कलिंग शासक हुआ था खारवेल, ये जैन धर्म का प्रमुख संरक्षक था, ठीक है। इसके समय में ही मगध से लेके पूर्वी आंध्र तक जो जैन साधु या जैन मुनि थे वो बस चुके थे, ठीक है। प्रचार करने के लिए इसी समय जैन धर्म का प्रचार करने के लिए राहत सेवा दल का गठन किया गया, ठीक है। ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं। तो ब्राह्मण धर्म में शूद्रों को भी, जो ब्राह्मण थे उन्होंने शूद्रों को स्थान तो दिया नहीं था, तो शूद्र धीरे धीरे अनुष्ठान से भक्ति की ओर बढ़ने लगे, ठीक है। अनुष्ठान में ब्राह्मण कर्मकांड करते थे कई प्रकार के, तो शूद्रों का इससे मोह माया भंग होने लगा, जिससे वे भक्ति की ओर बढ़ने लगे। इस समय त्रिदेव की संकल्पना हुई, ठीक है, जिसमें त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर की संकल्पना हुई। स्थानीय परंपरा का आत्मसातीकरण किया गया। जो ब्राह्मण धर्म था उस समय विभिन्न कर्मकांड करते थे, परंतु धीरे धीरे आत्मसातीकरण हुआ स्थानीय परंपराओं का, जो कि स्थानीय स्तर पे विभिन्न प्रकार की परंपरा उपजी, ठीक है, उसका आत्मसातीकरण किया गया, उसको धर्म में स्थान दिया गया। ईश्वर सर्वोच्चता पर बल दिया गया, ईश्वर की सर्वोच्चता पर बल दिया गया, ठीक है। शैव उपासकों की बात करते हैं। तो शिव की मनुष्य रूप में पूजा मौर्योत्तर काल से ही प्रारंभ होती है। पहले तो उसे पत्थर के रूप में या तो कहना चाहिए एक मूर्ति के रूप में पूजा जाता था, प्रतीक चिन्ह के रूप में, परंतु मनुष्य के मानव रूपी मूर्ति का जो प्रथम पूजा हुआ वो मौर्योत्तर काल में ही प्रारंभ हुआ, ठीक है। पतंजलि ने शिव को अयस्क शूलिका कहा है। अयस्क शूलिका का क्या तात्पर्य हो सकता है? अयस्क का तात्पर्य लौह से है, शूलिका यानी त्रिशूल, ठीक है। तो जो लोहे का त्रिशूल धारण करता है वो शिव है, ये पतंजलि ने यहाँ पे बताया। कनिष्क के सिक्कों पे त्रिशूलधारी शिव का प्रतिकृति मिलती है, ठीक है। वहाँ पे ऐसे सिक्के जब ढाले जाते थे तो कनिष्क के सिक्कों में त्रिशूलधारी शिव को भी स्थान दिया गया। वैष्णव धर्म के बारे में बात करते हैं। तो सतकर्णी, जो कि गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश से थे, इन्हें कृष्ण, बलराम और भीम की संज्ञा दी गई, ठीक है। ऐसा कहा गया कि ये इतने ही बलशाली एवं इतने ही महान थे। अवतारवाद की संकल्पना आई वैष्णव धर्म में, जो कि बौद्ध धर्म से निकल के आई, ठीक है। गोंडोफर्निज ने स्वयं के सिक्के पे अपने आप को देवव्रत कहा, ठीक है, देवव्रत कहा। शाक्त धर्म के बारे में देखते हैं। शाक्त या शक्ति या देवी धर्म के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये दो प्रकार के इनके अनुयायी थे। कौलिक, जो नारी अंग के प्रतीक की पूजा करते थे, ठीक है, ये कौलिक कहलाते थे। और समयी, ये जीवित स्त्री के अंग की पूजा करते थे, ठीक है, ये समयी कहलाते थे। आइए आगे चलते हैं। कला व स्थापत्य के बारे में चर्चा करते हैं। मौर्योत्तरकालीन कला एवं स्थापत्य। पत्थर पर कारीगरी की गई। इस काल में पत्थर पर कारीगरी की गई, बड़े बड़े महल बनने लगे एवं विभिन्न प्रकार के, ठीक है। सभी धर्म में मूर्ति पूजा का प्रमुख स्थान हो गया। चूंकि पत्थर पर कारीगरी करके मूर्तियां बनने लगी तो सभी धर्मों में मूर्ति पूजा का प्रवेश हो गया, ठीक है। वास्तुकला दो भागों में बटी हुई थी, एक राजकीय थी और एक लोक कला थी। राजकीय के अंतर्गत राजा महाराजाओं के महल या उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के स्तंभ, इस प्रकार की संरचनाएं बनाई जाती थी। और लोक कला में विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा अपने छोटे मंदिर हो गया या अपने मकान, तो इसमें भी लोक कला को स्थान दिया गया।
मिलिंद पन्नों में बताया गया है कि सुव्यवस्थित नगर थे, इस समय सुव्यवस्थित नगर थे, मिलिंद पन्नों में बताया गया है। ठीक है, मंदिर की बात करते हैं कला स्थापत्य के अंतर्गत, तो बेशनगर का भगवती मंदिर इसी समय का है। नागरी राजस्थान में स्थित है शंकरसान मंदिर जो कि मौर्योत्तरकालीन मंदिर है। इंडियाल का मंदिर जो कि तक्षशिला में स्थित है। ठीक है, स्तूपों की बात करते हैं तो सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, अमरावती का स्तूप, नागार्जुनी का स्तूप, ये इसी समय ठीक है बनाए गए। आगे चलते हैं, चैत्य और विहार की बात करते हैं तो चैत्य जो होता था वो एक पूजा स्थल होता था। ठीक है, ये पूजा स्थल होता था। इस प्रकार एक ऐसी संरचना होती थी, आयताकार एक कमरा कहना चाहिए, एक कमरा हुआ करता था और सामने उसके ऐसा अंडाकार एक प्रतीक हुआ करता था जिसमें बीच में भगवान की मूर्तियां या जो भी है रखी रहती थी, जहाँ पे पूजा पाठ किया करते थे। तो ऐसे ये बौद्ध और जैन दोनों के पूजा स्थल हुआ करती थी। ठीक है, पश्चिम भारत में अगर देखें चैत्य भाजा, कार्ले, कोंडाने, नासिक, अजंता और कन्हेरी में बहुतायत से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चैत्य और विहार। मूर्तिकला की बात करते हैं तो शुंग काल में जो है जैन मूर्ति की पूजा प्रारंभ हो चुकी थी। लोहानीपुर बिहार में हमें नग्न तीर्थंकर की मूर्ति प्राप्त हुई है, खनन द्वारा, उत्खनन के द्वारा लोहानीपुर बिहार से हमें नग्न तीर्थंकर की मूर्ति प्राप्त हुई, जो हमें बताता है कि इस काल में मूर्तियां जो है जैन की बननी शुरू हो चुकी थी। गांधार कला के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मूर्ति कला की कला के बारे में बात करते हैं तो गांधार, अमरावती एवं मथुरा कला प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो हम गांधार कला के बारे में देखते हैं। ये उत्तर पश्चिम प्रदेश में प्रमुख था। उत्तर पश्चिम प्रदेश, भारत के उत्तर पश्चिम प्रदेश, पंजाब वाले, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र की ओर ये वहाँ पे प्रसिद्ध था। रोमन प्रभाव पड़ा। ठीक है, रोमन का यूनानी जो गांधार शैली है जो यूनानी से उपजी है, तो रोमन प्रभाव यूनानी पर पड़ा और यूनानी से ही गांधार शैली का उत्पन्न हुई। ठीक है, इसकी मूर्तियां अधिकतर जलालाबाद में और बमियान में प्राप्त हुई है। इस प्रकार की मूर्ति गांधार शैली की, इसमें काले स्लेटी पाषाण का उपयोग किया जाता था एवं चूना पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, संरक्षक शासक देखते हैं गांधार कला शैली के, शक और कुषाण और शक जो शासक थे इसके संरक्षक शासक थे। आइए आगे चलते हैं। मथुरा कला शैली, मथुरा कला शैली के बारे में देखते हैं। ये 2 ईसा पूर्व से लेकर 4 ईस्वी तक इसका काफ़ी प्रभाव रहा, जिसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था एवं बुद्ध की मूर्ति इसमें सर्वप्रथम बनाई गई। ठीक है, मथुरा कला में अभी हम मथुरा देख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में मथुरा वाला एक क्षेत्र है, तो वहाँ पे सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बननी शुरू हुई। अमरावती कला ये आंध्र प्रदेश में स्थित है अमरावती, तो इसके संरक्षक थे सातवाहन और इक्ष्वाकु वंशीय। ठीक है, कृष्णा गोदावरी के तट पे ये कला विकसित हुई एवं सफ़ेद संगमरमर का अधिकतर इसमें प्रयोग किया गया। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। साहित्य देखते हैं, मौर्योत्तरकालीन साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। हाल एक शासक थे, उन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की। ठीक है, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, चरक ने चरक संहिता की रचना की और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब हमने क्या क्या चर्चा की। तो सबसे पहले हमने देखा मौर्योत्तरकालीन राजव्यवस्था में, ठीक है, राजा को देवपुत्र की संज्ञा दी जाने लगी। आगे हमने प्रशासन के बारे में चर्चा की और विभिन्न प्रकार के अधिकारी के बारे में चर्चा किया। ठीक है, अर्थव्यवस्था में कृषि देखी, सिंचाई व्यवस्था देखा, भूमि व्यवस्था देखा, शिल्प उद्योग के बारे में चर्चा की। आगे हमने देखा व्यवसायी संगठन। ठीक है, व्यवसायी संगठन के बाद हमने व्यापार वाणिज्य के बढ़ोतरी के कारण देखे, व्यापारिक मार्ग देखे, प्रमुख बंदरगाहों के बारे में चर्चा की, आयात निर्यात के बारे में चर्चा किया, मुद्राओं के बारे में चर्चा किया, सामाजिक व्यवस्थाएं देखी। ठीक है, और विभिन्न धर्मों के बारे में चर्चा की, जो मौर्योत्तर काल में इनका कैसा प्रभाव रहा और क्या बदलाव हुए, जिसमें जैन, ब्राह्मण, शैव उपासक, वैष्णव और शाक्त के बारे में चर्चा किया। ठीक है, कला व स्थापत्य देखे कि इस समय कला एवं स्थापत्य में क्या क्या आयाम स्थापित हुए, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो नई उपजी। ठीक है, मंदिर देखे, स्तूप देखे, चैत्य विहार के बारे में चर्चा किया, मूर्ति कला के बारे में चर्चा किया, जिसमें गांधार कला, मथुरा कला एवं अमरावती कला प्रमुख हैं, एवं विभिन्न साहित्यों के बारे में चर्चा किया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।